जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास से उदयपुर। बच्चों, टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर फंडामेंटल। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, उसकी जनरेशन क्या है। फिर मैंने यह बताया था आपको कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। फिर मैंने आपको यह बताया था कि कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट में क्या क्या आता है। एक तो प्राइमरी मेमोरी आती है और एक क्या होता है सीपीयू। और प्राइमरी मेमोरी मैंने खत्म करवा दी थी, उसके अंदर कैश बचा है जो मैं स्टार्ट करूंगा। कैश मेमोरी क्या होती है, आज मैं ले रहा हूं सीपीयू कि सीपीयू क्या होता है और वो वर्क कैसे करता है। क्लियर बच्चों? देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है, जीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। रजिस्टर क्या होता है, एएलयू क्या होता है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। किस तरीके से सीपीयू की हिस्ट्री बनी है, सीपीयू किस तरीके से डेवलप हुआ है, आज जो अपन सीपीयू देख रहे हैं वो किस तरीके से तैयार हो क्या है, इसकी जनरेशन कैसे कैसे आई है। बच्चों, चाहे प्रोसेसर बोलो, चाहे माइक्रो प्रोसेसर बोलो, चाहे सीपीयू बोलो, ये सब एक ही चीज है। और ये क्यों बना है कि प्रोसेसिंग करने के लिए बना है। प्रोसेसिंग मतलब जो भी डेटा आता है वो या तो प्राइमरी से या तो सेकेंडरी मेमोरी से आता है या इनपुट से आता है। जो डेटा आ रहा है उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है। मान लो मैं ये बोलूं 3+5 कीजिए, 3+5 कितना होता है 8। 8 का मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेसिंग हुई। अपने सीपीयू ने प्रोसेसिंग की, इसका आंसर दिया 8। जो गणना करता है, जो रिजल्ट निकालता है, जो रिजल्ट तैयार करता है, जो मीनिंग बताता है, जो कोडिंग डिकोडिंग करता है, ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम आपका सीपीयू करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर सीपीयू नहीं होता तो क्या होता? आज सीपीयू नहीं होता तो प्रोसेसिंग कौन करता, रिजल्ट कौन निकालता, किसी का मतलब कौन समझाता। कोई भी वीडियो चल रहा है या फिर कोई ऑडियो है तो बच्चों वो किसी न किसी कोड में कोडेड होते हैं, किसी न किसी कोड में कोडेड होते हैं। उन कोड के ऊपर जो प्रोसेसिंग करता है वो सीपीयू है, उसका मतलब समझाता है वो सीपीयू है। और आज का मेरा टॉपिक सीपीयू है और सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और कौन सी जनरेशन में आया था? 4th जनरेशन में। बच्चों, ये क्लियर है क्या? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। तो आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो ही गई होगी कि सीपीयू नहीं होता तो क्या होता, प्रोसेसिंग ही नहीं होती। अरे प्रोसेसिंग से क्या समझते हो? आधे बच्चों को तो ये पता नहीं कि प्रोसेसिंग होती क्या है। मान लो मैं कोई मल्टीप्लाई करने के लिए दिया, आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, इसका मतलब आपके ब्रेन ने प्रोसेसिंग की है। आपका ब्रेन है ये ब्रेन। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू होता है। याद रखना, कई बार छोटे एग्जाम RSCIT, पटवारी, ग्राम सेवक ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर जो आप बताइए मैंने किया, कोई मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो आंसर कौन लेके आया होगा? वो सीपीयू लेके आया होगा, मेरा ब्रेन लेके आया होगा। बच्चों, वैसा का वैसा इंसान को कंपैरिजन कीजिए। किससे कंपैरिजन करना है? कंप्यूटर से। बिल्कुल सेम सिस्टम बनाए, उसी के हिसाब से नाम दिया गया। बच्चों, एक बार बताइए, आप बताओ कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, सीपीयू वर्क कैसे करता है। तो वहां पर एक क्लॉक होती है, क्लॉक पल्स जनरेट करती है। एक क्लॉक होती है जो पल्स जनरेट करती है, उस पल्स के ऊपर वर्क होता है। आप सबको पता है सीपीयू के अंदर एक क्लॉक होती है, क्लॉक जो होती है वो पल्स जनरेट करती है और प्रत्येक पल्स के ऊपर वर्क होता है। जो सीपीयू है उसकी स्पीड नापी जाती है गीगाहर्ट्ज में। गीगाहर्ट्ज में सीपीयू की स्पीड नापी जाती है। ये गीगाहर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज क्या होता है? एक सेकंड में कितने ऑपरेशन करते हैं उसको हर्ट्ज कहते हैं। एक सेकंड में आप कितने ऑपरेशन करते हो उसको हर्ट्ज कहते हैं। एक सेकंड में आप कितने ऑपरेशन करते हो उसको हर्ट्ज कहते हैं। कंप्यूटर गीगा ऑपरेशन पर सेकंड करता है, इसलिए उसकी स्पीड गीगा हर्ट्ज होती है। गीगा हर्ट्ज होती है सीपीयू की स्पीड। सीपीयू की स्पीड गीगा हर्ट्ज होती है। बच्चों, ये हर्ट्ज क्या होता है? एक सेकंड में आप कितने ऑपरेशन करते हैं उसको हर्ट्ज कहते हैं। समझने की कोशिश करना, मैं कुछ बोल रहा हूं। बच्चों, पल्स जनरेट कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू क्लॉक होती है, उसके अंदर जो क्लॉक होती है वो पल्स जनरेट करती है और प्रत्येक पल्स पे कोई ना कोई ऑपरेशन होता है। अपनी बॉडी के अंदर जो पल्स जनरेट करता है वो कौन होता है? सुनो, मेरे को 5-10 मिनट सुनो, अपने आप समझ में आएगा कि आज का टॉपिक क्या है। मेरी बॉडी के अंदर जो पल्स जनरेट करता है वो कौन है? हार्ट है मेरा। मेरा हार्ट है। जो मेरा दिल है, वो दिल मेरा पल्स जनरेट करता है। बॉडी के अंदर दिल है तो वैसे कंप्यूटर के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो पल्स जनरेट करता है और हर पल्स पे ऑपरेशन होता है और हर सेकंड में गीगाहर्ट्ज डेवलप करता है। बच्चों, याद रखिए, उसका नाम है सीपीयू। इसलिए इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोले, कंप्यूटर का दिल बोले, कंप्यूटर का दिमाग बोले, ये दोनों ही सीपीयू होता है। और सीपीयू क्या होता है मैंने समझाने की कोशिश की है। बच्चों, क्लियर? एक बार कमेंट कर दीजिए पिछले 5-10 मिनट से मैंने क्या बोला।
बच्चों अभी तक मैंने लिखा कुछ भी नहीं है, लेकिन समझो कि किस तरीके से इंसान से कंपैरिजन करके आपका सीपीयू डेवलप किया गया। हाँ जी बच्चों, क्लियर। हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? हार्ट ऑफ कंप्यूटर, दिल, कंप्यूटर का दिल, सीपीयू। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक क्लॉक होती है, वो क्लॉक पल्स डेवलप करती है, और जो क्लॉक पल्स होती है वो 1 सेकंड के अंदर गीगा के अंदर होती है। गीगा बच्चों, क्लियर। एक होता है गीगा, गीगा का मतलब समझ में आ गया होगा। गीगा मतलब बहुत ज्यादा ऑपरेशन होते हैं, बिलियंस ऑपरेशन पर सेकंड होते हैं, उनको गीगा ऑपरेशन कहते हैं। आपको समझाया जाएगा कि गीगा का मतलब क्या होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अभी तो तुम इतना समझो, गीगा, गीगा हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में गीगा ऑपरेशन पर सेकंड करता है, वो सीपीयू की स्पीड होती है। कौन पल्स जनरेट करता है? क्लॉक। क्लॉक किसके अंदर होती है? सीपीयू के अंदर होती है। अच्छा, अपनी बॉडी के अंदर जो पल्स जनरेट कौन करता है? वो हार्ट करता है। इसलिए याद रखिए, सीपीयू को हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, और कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग का काम भी सीपीयू करता है, और अपनी बॉडी के अंदर प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? ब्रेन। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। बच्चों क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एक तो आप बहुत लेट आते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी चीज बोल चुका हूं, है ना। एक दूसरी बात है, आप कह रहे थे सर नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन डेली जा रहा है। आपने क्या किया, उनको साइलेंट कर दिया, नोटिफिकेशन को साइलेंट कर रखा है, तो ओपन कर लेना, वो आपके हाथ की बात है। हमारे यहाँ से नोटिफिकेशन जा रहा है तो चेक कर लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, म्यूट कर देते हैं या फिर उसकी आवाज को कम कर देते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि नोटिफिकेशन भी आया है। मैंने कल चेक करवाया था, सब नोटिफिकेशन आपके पास जा रहे हैं। क्लियर, अधिकतर के पास जा रहे हैं। देख लेना किसी बच्चे ने कुछ गड़बड़ की है तो। अब चलिए, सीपीयू की जनरेशन क्या। बच्चों, सीपीयू कैसे बना, कैसे डेवलप हुआ, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ। सीपीयू कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। मदरबोर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। मदरबोर्ड पे क्या सीपीयू होता है? क्या नहीं होता? ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, बसेज होती है, रजिस्टर होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं किसके ऊपर? मदरबोर्ड के ऊपर। बच्चों क्लियर? अच्छा, एक बात बताइए, जो मदरबोर्ड है वो क्या करता है? मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट लगे हुए होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर ही कनेक्टिंग डिवाइसेज लगी हुई होती है, मदरबोर्ड के ऊपर ही आपके जो कीबोर्ड को जोड़ने की डिवाइसेस लगी होती है, मतलब सब कुछ मदरबोर्ड के ऊपर ही होती है। बच्चों यहां तक क्लियर? इंटरफेसिंग सारे सर्किट मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। उसी मदरबोर्ड के ऊपर आपका सीपीयू लगा होता है, सीपीयू के ऊपर आपका फैन लगा होता है। जो सीपीयू की प्रोसेसिंग, जब सीपीयू जब प्रोसेसिंग करता है तो वो गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए फैन लगा होता है। बच्चों, अब आपके दिमाग में यह इमेज आई गई होगी कि अगर तुमने मदरबोर्ड देखा तो फैन काला लगा होता है, उसके नीचे सीपीयू होता है, और उस सीपीयू के ऊपर इंटेल लिखा होता है या एएमडी लिखा होता है, जिसका प्रोसेसर होता है वो लिखा होता है। अब आ जाइए कि इसकी ये जो बना, ये कैसे बना। माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन में आया बच्चों। माइक्रो प्रोसेसर, या जो आज आप सीपी देखते हो, ये 4th जनरेशन में आया। इससे पहले क्या होता, प्रोसेसिंग के लिए आईसी लगाई जाती थी। उससे पहले क्या होता था, ट्रांजिस्टर लगाए जाते थे। उससे पहले क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, जो माइक्रो प्रोसेसर आया आपकी 4th जनरेशन में आया। यहां तक भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब बच्चों, सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर आए वो काफी धीमे थे बच्चों, फिर थोड़े अच्छे उनमें इंप्रूवमेंट करते गए। अच्छा, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आया तो मैंने आपको बता रखा है, 4004 माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले आया। फिर 8008 दूसरे नंबर पे आया। फिर 8080 माइक्रो प्रोसेसर तीसरे नंबर पे आया। ऐसे माइक्रो प्रोसेसर की बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन याद रखना, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ द वर्ल्ड क्या है बच्चों? 4004। बच्चों यहां तक क्लियर? अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अपन आगे बढ़े तो बच्चों, अभी जो लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर, कितने माइक्रो प्रोसेसर आ चुके हैं सर? अब तक हजारों की संख्या में आ चुके हैं, हजारों की संख्या में। इसलिए ये नहीं पूछेगा कि ये माइक्रो प्रोसेसर कब आया, ये पूछ सकता है कि लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या है। बच्चों, आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तब तक एक माइक्रो प्रोसेसर आ गया होगा। क्लियर? बच्चों, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्या वीडियो चल रही है क्या बच्चों? क्या वीडियो चल रही है क्या? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो बच्चों, जब प्रोसेसर की
प्रोसेसर की जनरेशन आई तो सबसे पहले पेंटियम आई, अच्छे प्रोसेसर में सबसे पहले पेंटियम आई। अब पेंटियम क्या था, वो सिंगल कोर था, बाद में उसको ड्यूल कोर भी बनाया इंटेल ने। लेकिन याद रखो पेंटियम जो प्रोसेसर थे, पेंटियम जो प्रोसेसर, अब ठीक है ना, ठीक है। अब सुनो, पहले जो प्रोसेसर आया वो 4004 था, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं। पहले जो प्रोसेसर आया वो 4004 था, फिर 8008 आया, फिर 8080 आया, फिर ये इंटेल की सीरीज चल रही है। सबसे ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है बच्चों, इंटेल है। और सबसे ज्यादा बेचने वाली भी इंटेल है, और सबसे ज्यादा पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर भी इंटेल के ही है बच्चों। क्लियर? आज अपन कल माइक्रो प्रोसेसर, जिसको अपन सीपीयू कहते हैं, जिसको अपन प्रोसेसर कहते हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट है आपके कंप्यूटर की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। छोटा सा होता है, एक बिस्किट होता है, उसका आधा पार्ट होता है। क्लियर बच्चों? इतना समझने की कोशिश कीजिए। अब बच्चों सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है उनको छोड़ो, अच्छी क्वालिटी के माइक्रो प्रोसेसर आए पेंटियम। पेंटियम सिंगल कोर हुआ करते थे, कौन से? सिंगल कोर। अब बच्चों आजकल जो जमाना चल रहा है वो आपके मोबाइल को देखिए, आपके मोबाइल को देखिए, आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं। सिंगल कोर में क्या होता है, एक काम एक साथ हो रहा होता है बच्चों। क्लियर? सिंगल कोर प्रोसेसर, सिंगल कोर प्रोसेसर में फिर जनरेशन आई, पेंटियम 1 आया, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, पेंटियम 5, पेंटियम 6, पेंटियम 7, ऐसे चलते चलते 10, 11, इस तरीके से सीरीज बढ़ती गई, इसको पेंटियम की जनरेशन बोले बच्चों। क्लियर? लेकिन याद रखना मोस्टली पेंटियम सिंगल कोर प्रोसेसर थे। अब बात यह है कि सर ये कोर क्या होता है जो आप बार बार बोल रहे हो, कोर कहते हैं किसको है? तो समझने की कोशिश करना बच्चों। आपका सीपीयू होता है, मान लीजिए सीपीयू है। क्लियर? ये सीपीयू है, और इस सीपीयू के अंदर केवल एक ही कोर है, एक ही पार्ट है, पूरा का पूरा एक ही पार्ट है। तो ये आपका क्या है? सिंगल कोर है। सिंगल कोर मतलब मैं आपको इसको पूरा समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए सीपीयू आपका, सीपीयू है, तो बच्चों सीपीयू किससे मिलकर बनता है? सीपीयू ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। इन ट्रांजिस्टर के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है बच्चों। क्लियर? इन ट्रांजिस्टर के बीच में गैप होता है, और जो पुराने ट्रांजिस्टर होते थे उनके बीच में गैप ज्यादा होता था, उनकी प्रोसेसिंग कम होती थी। सीपीयू की साइज तो वो वैसी ही है। ये सीपीयू है बच्चों, ये सीपीयू है। इस सीपीयू के अंदर क्या होता है? ट्रांजिस्टर, और इन ट्रांजिस्टर के बीच में गैप होता था। और बच्चों ये सिंगल कोर है क्योंकि इसके अंदर एक ही कोर है बच्चों। क्लियर? इसके अंदर एक ही कोर है, इसको सिंगल कोर कहते हैं। अब बच्चों क्या हुआ, ये पेंटियम जो है, पेंटियम क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, पेंटियम, वो इस पैटर्न के थे, सिंगल कोर थे। पेंटियम ड्यूल कोर में भी आया, लेकिन याद रखो पेंटियम अधिकतर सिंगल कोर के ही थे। सीपीयू है, एक ही कोर होती है। आजकल ड्यूल कोर चल रहा है बच्चों। क्लियर? ड्यूल कोर बच्चों। क्लियर? ड्यूल कोर क्या होता है बच्चों? याद रखना इसमें दो कोर होती है। ये लीजिए इतने ही पार्ट में मैंने दो कोर बना दी, एक कोर ये और एक कोर ये। समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने इस प्रोसेसर को दो भागों में बांट दिया बच्चों। जो ट्रांजिस्टर लगे थे उनको दो भागों में बांट दिया, इसको बोलते हैं अपन ड्यूल कोर। प्रोसेसर वही है, प्रोसेसर वही है। ये सिंगल कोर है, ये ड्यूल कोर हो गया। ये पेंटियम है, ये ड्यूल कोर का वर्जन है बच्चों। क्लियर? अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए यह एक जॉब आती है, तो बच्चों ये एक जॉब को टाइम देता है, पहले एक जॉब को एग्जीक्यूट कराता है, जॉब नंबर 1 को एग्जीक्यूट कराता है बच्चों। सीपीयू हमेशा सीरियल प्रोसेसिंग करता है, ये एक जॉब को एग्जीक्यूट कराता है, उसके बाद दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट कराता है। क्यों? क्योंकि सिंगल कोर है। अब बच्चों देखिए ट्रांजिस्टर उतने के उतने हैं, लेकिन क्या किया गया मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर है इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, लगभग लगभग ये मान के चलिए 843 नैनोमीटर का गैप है बच्चों। क्लियर? 843 नैनोमीटर का गैप है, या इससे ज्यादा का गैप है, 1000 नैनोमीटर। याद रखिए ट्रांजिस्टर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। अब धीरे धीरे क्या करते हैं अपन, ट्रांजिस्टर के बीच में आज की तारीख में बच्चों 14 नैनोमीटर या फिर 7 नैनोमीटर, इतना गैप हो गया। आज एडवांस ये चल रहे हैं, 7 नैनोमीटर का गैप है ट्रांजिस्टर के बीच में। कितना गुना गैप कम हो गया? लगभग 100 सवा 100 गुना गैप कम हो गया। तो बच्चों जब 100 सवा 100 गुना गैप कम हुआ तो इतनी ही जगह के अंदर ऐसे दो आ गए बच्चों। इसको ड्यूल कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूल कोर। अब बच्चों होगा क्या, प्रोसेसर वैसा का वैसा है, ट्रांजिस्टर बहुत ज्यादा आने लग गए, गैप कम हो गया, स्पीड बढ़ गई, एक जॉब यहाँ आ जाती है, दूसरी जॉब यहाँ चले जाती है बच्चों। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। जॉब 1 जॉब 2 स्पीड फास्ट हो गई, स्पीड फास्ट हो गई।
ड्यूल कोर क्यों बोला? क्योंकि एक जो प्रोसेसर है उसके अंदर 2 कोर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्यूल कोर। इसको सिंगल कोर बोलते हैं, इनको पेंटियम प्रोसेसर कहते हैं। इनके बीच में इनमें जो ट्रांजिस्टर लग रहे हैं उनमें गैप बहुत ज्यादा है, इस गैप को कम किया गया। गैप को कम किया गया तो ऐसी 2 कोर इस प्रोसेसर के अंदर आ जाती है। बच्चों क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों फिर क्या किया? डूल कोर के बाद और गैप कम किया गया। अब इसमें कितना गैप होगा? इसमें लगभग 100 नैनो, 100 लगभग बता रहा हूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं कि मेरे को एग्जैक्ट पता हो, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं कि इससे कम हो गया, मान लीजिए इतना हो गया। आजकल इतना चल रहा है, आजकल इतना चल रहा है बच्चों, मल्टी कोर कहते हैं। फिर बच्चों क्वाड कोर आ गया। क्वाड कोर के अंदर क्या हुआ? ये लीजिए, क्वाड कोर के अंदर ऐसी 4 कोर बन गई। ये लीजिए, ऐसी 4 कोर, 1 कोर, ये 2 कोर। क्लियर बच्चों? समझ आ गया होगा। 1 कोर, कलर बदल लेता हूं ताकि आपके अच्छा समझ में आए। तो बच्चों ये क्वाड कोर हो गया। ये क्या हो गया? क्वाड कोर। बच्चों इसमें 4 कोर है तो इसका मतलब और स्पीड बढ़ गई। फिर ऑक्टा कोड आ गया जिसमें 8 हो जाएगी। फिर मल्टी कोर आ गया जिसमें 8 से भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, कोर कैसे बन रही है? ये 1 है बच्चों, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है। अब अगला आएगा वो ऑक्टा कोड होगा। ऑक्टा कोड समझ में आ गया होगा। 2 की पावर 3 और स्पीड बढ़ाई, 2 की पावर 3, ये ऑक्टा कोड हो जाएगा। फिर 2 की पावर 4 ये हेक्सा कोर हो जाएगा। ऐसे चलते रहेंगे तो मल्टी कोर आ जाएगा। बच्चों क्लियर? ऑक्टा कोर तक अभी चल रहा है, मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो गया होगा। कोर क्या होती है? जैसे जैसे कोर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती जाएगी। अब तक जो मैंने बोला क्या वो क्लियर है? क्या सिंगल कोर क्या होता है? सारे ट्रांजिस्टर एक ही कोर की तरह काम करते हैं। पूरी की पूरी कोर एक ही ऑपरेशन को ऑपरेट करती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है। सिंगल कोर की स्पीड कम होती है। फिर ड्यूल कोर आई। ड्यूल कोर के अंदर क्या हुआ? कोर 2 बन गई उसी एरिया में, क्योंकि ट्रांजिस्टर के बीच में गैप कम कर दिया गया। तो बच्चों क्या होगा? गैप कम होगा, ट्रांजिस्टर ज्यादा लगेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड इसकी बढ़ गई, इससे ज्यादा स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। इस तरीके से पूरा चला। तो कोर क्या होता है? इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। क्या क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखिए, क्लियर नहीं है तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। प्रोसेसर की हिस्ट्री समझा रहा हूँ कि कोर के हिसाब से इनको बांटा गया। बच्चों क्लियर? क्या हुआ बच्चों? यहां तक क्लियर? फिर ऑक्टा कोड में क्या होगा? 8 बन जाएंगे। फिर एक्सा कोर में क्या होगा? 16 बन जाएंगे। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब अपन बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक चीज क्लियर कर लीजिए, ये सिंगल कोर है बच्चों, ये ड्यूल कोर है, ये सिंगल कोर है। बच्चों एक बार बताओ, ये क्या बनाया मैंने? ये ड्यूल कोर बना दिया मैंने। एक एक कोर इधर है और एक कोर मैंने इधर बना दी। बच्चों यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने ये 2 कोर बना दी, एक कोर ये है और एक कोर ये है बच्चों। बच्चों क्लियर? ये कौन सा कोर है? ये ड्यूल कोर है और वो ऑक्टा बना रहा हूं। समझने की कोशिश करना, कोर क्या होती है ये तो क्लियर हो ही गया होगा बच्चों। बच्चों एक बार बताओ, इसको क्या बोलेंगे अपन? ड्यूल कोर। इसको क्या बोलेंगे? क्वाड कोर। अब बच्चों इसमें एक मल्टी थ्रेड भी आ गया। क्या आ गया? मल्टी थ्रेड। मान लीजिए ये आपका प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर ले लो। अपन एक एग्जांपल देते हैं प्रोसेसर का। ये तो सब कल हो गया था, ये ले लीजिए प्रोसेसर। ये बच्चों सीपीयू है। बच्चों सीपीयू है तो इसमें क्या होगा? मान लो ये सिंगल कोर है, सिंगल कोर है। अब सिंगल कोर में क्या होता है? ये पूरा सिंगल कोर है। मैंने क्या किया? इसको मल्टी थ्रेड कर दिया। मल्टी थ्रेड का मतलब कि इसका ये हिस्सा, मान लो इसके 4 थ्रेड बना दिए। ये लीजिए, तो 4 थ्रेड में क्या कर दिया मैंने कि इसी के अंदर मैंने कोर नहीं बनाई, उसी प्रोसेसर के 4 डिवीजन कर दिए। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन की जब कब सीपीयू फ्री रहे, सीपीयू फ्री रहे, पूरा काम नहीं आ रहा है तो ये जॉब 1 को कर देगा, ये जॉब 2 को कर देगा, ये जॉब 3 को कर देगा, ये जॉब 4 को कर देगा। बच्चों क्लियर? इनको बोलते हैं मल्टी थ्रेड। देखो सिंगल प्रोसेसर था, समझने की कोशिश करना। क्या बोला मैंने? सिंगल प्रोसेसर था। वापस आइए, क्या बोल रहा हूं कैच करना। हाँ जी बच्चों, ये सिंगल प्रोसेसर था। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया?
ड्यूल कोर हो गया। ये क्लियर है क्या? ये ड्यूल कोर क्यों हुआ, ये समझ में आ गया होगा। ड्यूल कोर। और ये क्या हो गया, ये क्वाड कोर हो गया। क्या हो गया बच्चों, क्वाड कोर हो गया। अब यहां तक समझना। अब मैं करता हूं मल्टी थ्रेड का कंसेप्ट। मल्टी थ्रेड क्या होता है, मान लीजिए कोर है, इस कोर के दो पार्ट कर दिए मैंने, ये लीजिए, ये तो एक्सटर्नल डिवीजन है, कोर तो इसका एक्सटर्नल डिवीजन है। इस प्रोसेसर का जो एक्सटर्नल डिवीजन है जो स्पष्ट दिखता है वो कोर होता है। लेकिन बच्चों अब इस कोर के भी मैं छोटा छोटे दो पार्ट कर देता हूं, लेकिन इंटरनल है, ये पूरा का पूरा भी काम आ जाता है। मान लो जॉब बड़ी आई तो ये पूरा का पूरा काम आ जाएगा। अगर जॉब छोटी आई तो बच्चों ये थ्रेड ही काम कर देगा, ये दूसरी जॉब का लोट हो जाएगा, जॉब नंबर 2 का लोट हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों, ये मल्टी थ्रेड है। अब एक बार बताओ, ये तो पूरा एक्सटर्नल डिवीजन है, ये तो फिजिकल डिवीजन है, कोर तो फिजिकल डिवीजन होता है, थ्रेड जो होता है वो इंटरनल डिवीजन होता है, ये सॉफ्टवेयर डिवीजन होता है, सॉफ्टवेयर डिवीजन होता है। तो जैसे ही थ्रेड करेंगे तो बच्चों एक और दो पार्ट की तरह काम कर जाएगा और दो जॉब। अच्छा मान लो कोई जॉब बड़ी आ गई तो बच्चों बड़ी जॉब के लिए सिंगल की तरह भी काम कर जाएगा। याद रखना ये सिंगल की तरह भी काम कर जाता है, और जॉब छोटी छोटी आई तो ये मल्टी की तरह भी काम कर जाता है। इसको बोलते हैं थ्रेडिंग। बच्चों क्लियर? क्या ये क्लियर है क्या थ्रेडिंग क्या होता है? क्या ये क्लियर है थ्रेडिंग क्या होता है? क्या ये क्लियर है थ्रेडिंग क्या होता है? क्लियर बच्चों? अगर मान लो मेरे को क्वाड कोर बनाना है, क्वाड कोर से ऑक्टा कोड बनाना है, तो बच्चों एक काम करो, मैं थ्रेड और कर देता हूं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टा बन जाएगा। ये पूरा का पूरा जो कोर है वो एक जॉब को एग्जीक्यूट करवाएगा। ये पूरा का पूरा जो कोर है वो एक जॉब को एग्जीक्यूट कराएगा, ये दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट कराएगा, ये तीसरी को कराएगा, ये चौथी को कराएगा, ये दोनों मिलकर किसी एक को नहीं कराएंगे। लेकिन बच्चों अगर मान लो जॉब छोटी छोटी आती है तो इनका भी मल्टी थ्रेड, जब अपन प्रोसेसर लाते हैं, लिखा होता है कि आपको मल्टी थ्रेड प्रोसेसर चाहिए, तो मल्टी थ्रेड प्रोसेसर ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कोर होने चाहिए, उनमें भी मल्टी थ्रेड होना चाहिए, तो फिर तो बहुत स्पीड बढ़ जाएगी। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, अगर इसको मल्टी थ्रेड और कर दे, मान लो 3 हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया, तो बच्चों कॉमन सी बात है, ये पूरा का पूरा कोर भी काम आ जाएगा और वो थ्रेड भी काम आ जाएगा। मैं जो वर्ड बोलना चाह रहा हूँ क्या वो क्लियर है आपकी? क्या मैं वर्ड बोलना चाह रहा हूँ वो क्लियर है? सबसे पहले एक्सटर्नल डिवीजन वो किसमें हुआ, कोर में, फिर इंटरनली डिवीजन कि ठीक है इतना प्रोसेसर एक जॉब को एग्जीक्यूट कराने में काम आएगा, जॉब बड़ी आई तो पूरा का पूरा कोर काम आ जाएगा। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा यहाँ तक? एक बार कमेंट कर दो सब बच्चे कि मल्टी थ्रेड का क्या मतलब है। मल्टी थ्रेड का क्या मतलब है कि प्रोसेसर है वो जॉब के हिसाब से अपनी कोर को बांट लेता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? सबके क्लियर है? ठीक है, मल्टी थ्रेड समझ में आ गया। तो अगर कोई क्वाड कोर है और उसको ऑक्टा कोड बनाना है तो बच्चों क्वाड कोर के अंदर क्या जोड़ दो, मल्टी थ्रेड। तो मल्टी थ्रेड अगर जोड़ते हो आप तो कॉमन सी बात है, एक एक कम से कम 2 में तो बटेगा ही, 4 में बांटना, 8 में बांटना, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका प्रोसेसर कैसा है। बच्चों क्लियर? ज्यादा पैसे खर्च करोगे तो थ्रेडिंग बढ़ती चले जाएगी। समझने की कोशिश करो, थ्रेड क्या होती है, एक कोर को बांटना, एक कोर को बांटना ताकि प्रत्येक कोर एक से ज्यादा जॉब के ऊपर वर्क कर सके। अच्छा कोर क्या होता है, तो एक प्रोसेसर को बांटना, एक प्रोसेसर को बांटना कोर, एक कोर को बांटना थ्रेड। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, जितना पैसा खर्च करोगे उतनी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। बच्चों क्लियर? अब चलते हैं अपन आगे, मल्टी थ्रेड समझ में आ गया। अब बच्चों अपन चलते हैं इनकी जनरेशन। बच्चों एक चीज आप बताइए, मान लो ये ड्यूल कोर है, ये क्या है, ड्यूल कोर है, ये लीजिए ये ड्यूल कोर है, एक कोर आपकी ये है, बच्चों क्लियर, और एक कोर आपकी ये है, ये लीजिए एक कोर आपकी ये है, ये प्रोसेसर चल रहा है, ये ड्यूल कोर प्रोसेसर है, फिर इसके अंदर थ्रेड भी हो सकते हैं, चलो ये सब कुछ ठीक है। तो बच्चों याद रखना ये क्या है, ड्यूल कोर है, समझना मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या है, ड्यूल कोर प्रोसेसर है। अब बच्चों ड्यूल कोर प्रोसेसर आया तो इसकी जनरेशन आई, बच्चों ड्यूल कोर में भी क्या है, i3 है या i5 है या i7 है, बच्चों ये i9 है, इस तरीके से पूरा चलता है। याद रखना, जैसे मान लो मैंने लिखा इंटेल, बच्चों इंटेल i3, बच्चों क्लियर, इंटेल ड्यूल कोर i3 लिखा, इंटेल ड्यूल कोर i5 लिखा, इंटेल ड्यूल कोर i7 लिखा, इनको समझना। बच्चों जब इससे इसमें जाएगी तो हर कंपनी हर साल में एक जनरेशन देती है, इंटेल के हर साल नई जनरेशन आती है, इंटेल की हर साल नई जनरेशन आती है। तो बच्चों इंटेल i3 के अंदर भी, इंटेल i3 के अंदर आपका प्रोसेसर है इंटेल i3, ड्यूल कोर भी है, ड्यूल कोर है, ये समझ में आ गया, ड्यूल कोर इंटेल i3 है। अच्छा क्वाड कोर भी हो सकता है, ड्यूल कोर भी हो सकता है, लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, मैं आपको बताऊंगा। तो ड्यूल कोर मतलब इसका मतलब 2 कोर है,
इंटेल i3 है बच्चों, क्लियर। एक ड्यूल कोर बच्चों, ड्यूल कोर इंटेल i5 है। इनको चेक करते हैं इनमें क्या अंतर है, समझने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इनमें अंतर क्या है। हाँ जी बच्चों, सुनना अच्छी तरीके से। मान लो इंटेल i3 है तो इसकी फर्स्ट जनरेशन, अब इसमें भी जनरेशन चलती है, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड, जनरेशन थर्ड बच्चों, क्लियर। ऐसे इंप्रूवमेंट होता जाता है। मान लो मैंने कोई गाड़ी बना दी, अब उस गाड़ी में कोई ना कोई कमी होगी, हर बार हर साल मैं उस कमी को दूर करूंगा। ये जो जनरेशन आती है ये हर साल आती है। इंटेल i3 के अंदर भी बहुत सारी जनरेशन आई हुई है। अब बच्चों मान लो कोई बहुत बड़ा चेंज करना है, बहुत बड़ा चेंज करना है, तो बच्चों नई जनरेशन लाने की बजाय मैं इंटेल i5 ले आता हूँ। मतलब इसकी जो लास्ट जनरेशन है उससे अच्छा इंटेल i5 है बच्चों, क्लियर। मैं क्या कह रहा हूं वापस सुनना। इंटेल i3 ड्यूल कोर है, i3 बना, i3 बच्चों क्लियर, इंटेल i3 उसमें जनरेशन चल रही है, मान लीजिए जनरेशन नंबर 10 चल गई। अब बहुत बड़ा चेंज करना है कंपनी को, बहुत ही बड़ा चेंज करना है, तो मैं आगे इसमें इंप्रूवमेंट करने के बजाय इंटेल i5 ले आता हूँ। फिर बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी वही जनरेशन चलेगी। जनरेशन ये तो हर साल आती है जनरेशन, हर साल कोई ना कोई इंप्रूवमेंट यानी अपडेशन चलता रहता है, अपडेट चलता रहता है। कोई ये कहे सर मेरे पास इंटेल i3 है और मेरे पास इंटेल i5 है, अच्छा कौन सा है, तो ऑब्वियसली इंटेल i5 है, क्योंकि इसका जो टॉप से टॉप जनरेशन है उससे आगे की जनरेशन भी है बच्चों, क्लियर। फिर इसमें जनरेशन चलने लग गई, जनरेशन 1, जनरेशन 2 बच्चों, क्लियर। ऐसे चलते चलते तो बच्चों ये मान लीजिए जनरेशन नंबर 11 आ गई, मतलब 10-11 साल के बाद इससे ये कन्वर्ट होता है, इससे ये कन्वर्ट होता है। 5 साल तो कम से कम लगते हैं, इससे ये कन्वर्ट होने में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन जनरेशन हर साल आती है। मान लो अभी कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ गया तो इससे कन्वर्ट होके ये आ गई, ये ड्यूल कोर इंटेल i7 है बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ, जो i3 है ये इंटेल के नाम i3, i5, i7 ये होता है। एक बार आरएस में क्वेश्चन आया था, इनमें से क्या नहीं हो सकता प्रोसेसर का नाम, इंटेल के प्रोसेसर ओड में चलते हैं 3, 5, 7, 9, ये इंटेल के प्रोसेसर के नाम है। अच्छा, ड्यूल कोर उसमें कोरों की संख्या है और ये उसकी जनरेशन है। i3 में भी बहुत सारी जनरेशन है, i5 भी मान लो 10 साल से चल रहा है, तो हर साल कोई ना कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है। i7 भी 10 साल से चल रहा है, ये सब चल रहे हैं बच्चों। तुम्हारे पास पैसा है तो ये लो, तुम्हारे पास कम पैसा है तो ये लो, तुम्हारे पास और कम पैसा है तो ये लो, और कम पैसा है तो ये लो बच्चों, क्लियर। अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो मल्टी कोर ले लो, उसके अंदर भी i11 ले लो, उसके अंदर भी मल्टी थ्रेड ले लो, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। समझ में आ गया होगा पूरा खेल, क्या ये क्लियर है क्या, कमेंट कर दीजिए। i7, i3 ये क्या है, प्रोसेसर के नाम है, i3, i5, i7, i9। क्या बच्चों ड्यूल कोर में ही होते हैं? नहीं, ये किसके अंदर होते हैं, ये मल्टी कोर तक में चलते हैं, सभी के अंदर ये प्रोसेसर आते हैं। ये प्रोसेसर के नाम है, इंटेल के प्रोसेसर के नाम है। फिर ये क्या है, ये इनके हर साल आने वाले चेंज है। ये क्या है, जब बड़ा चेंज हुआ तो प्रोसेसर का नाम बदल गया बच्चों, i5 हो गया, i7 हो गया, i9 हो गया बच्चों, क्लियर। समझने की कोशिश करो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर को क्या क्या नाम देते हैं, उसकी हिस्ट्री कैसे आई। पहले के जो प्रोसेसर थे वो सिंगल कोर प्रोसेसर थे, उनको पेंटियम नाम दिया गया। पेंटियम 1, पेंटियम 2 नाम सुना होगा आपने। तो पेंटियम सिंगल कोर थे अधिकतर, मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा सारे ही, नहीं, बहुत सारे ड्यूल कोर भी आए बच्चों, क्लियर, लेकिन क्वाड कोर और ये नहीं आए बच्चों। फिर पेंटियम जब खत्म हुई है, अब स्पीड और ज्यादा मैटर करने लग गई, तो फिर कोर आ गए बच्चों, क्लियर। फिर कोर में भी स्पीड मैटर करने लग गई, तो फिर मल्टी कोर आने लग गए बच्चों, क्लियर। अब उनके अंदर भी, जैसे कोर के अंदर भी बहुत सारे आए, कोर के अंदर भी बहुत सारे आए। जैसे ड्यूल कोर में ही i11 तक आ गया बच्चों, i9 आ गया, i11 आ गया, इस तरीके से चलने लग गए बच्चों, क्लियर। फिर उनके अंदर मैं क्या कह रहा हूं, इतने प्रोसेसर आ गए, बहुत सारे प्रोसेसर आ गए। अब i3 के अंदर भी बहुत सारी जनरेशन आ गई। समझ में आ गया होगा किस तरीके से अंतर है। अब तुम समझो, एक बार बताओ इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है, तो जिसके साथ i11 लग रहा है वही सबसे बेस्ट है। i13 बोल दे तो वो ज्यादा बेस्ट है, i16 होता नहीं है, i17 हो सकता है जैसे भी फ्यूचर में जाएंगे। लेकिन आप बताइए, अगर वो कहे कि i9 और i7 का 10th जनरेशन और i9 का फर्स्ट जनरेशन अच्छा कौन सा है, तो i9 ही है बच्चों। सारा खेल समझ में आ गया होगा, कैसे नाम रखा गया, कैसे कोर बनी, कैसे मल्टी थ्रेड बने, कैसे इनमें सिस्टम चलता है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। पिछले 40 मिनट से जो मैं बोल रहा हूं, क्या वो सब कुछ आपके क्लियर है, एक बार कमेंट कर दीजिए। हाँ, मेरी क्लास में समय फटाफट निकलता है, टेंशन मत लो, कोई बोरियत नहीं होती। मेरी क्लास का समय बहुत फास्ट निकलता है, ये कभी भी महसूस कर लेना, कोई बोरियत नहीं होती, कोई क्लास 1 घंटे से कम नहीं होती।
हाँ जी बच्चों, क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्शन हो अभी तक तो बता दीजिए। कोर क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, जनरेशन क्या होती है, नाम कैसे पढ़े? क्लियर? हर हर नाम के अंदर बहुत सारी जनरेशन होती है। ये नाम है प्रोसेसर का, इंटेल i5 नाम है प्रोसेसर का। ड्यूल कोर, उसमें कोरों की संख्या बताता है। सर ये भी हो सकता है क्या? ये क्या बता रहा है सर, ये बताओ सर, ये क्या बता रहा है? क्वाड कोर इंटेल इंटेल i7 जनरेशन जनरेशन 10, बताइए क्या कह रहा है सर? 4 तो कोर है, इंटेल i7 है, मतलब i5 से अच्छा वाली क्वालिटी का है, उसमें से भी जनरेशन 10 है। बच्चों क्लियर? ये पूरा खेल क्लियर हो गया होगा। अब तक जो भी बताया वो नाम से रिलेटेड चीजें बताई, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए। अब बच्चों इसके अंदर भी वो एक चीज और लगा दे, मल्टी थ्रेड। मल्टी थ्रेड तो बच्चों इसका मतलब ये और अच्छा बन गया, ये और अच्छा बन गया। ये क्वाड कोर की जगह मल्टी थ्रेड का मतलब हर एक कोर 2 टुकड़ों में बटी हुई है। और अगर मान लो वो ये कहे दे 8 थ्रेड, तो इसका मतलब हर एक कोर 8 थ्रेड में बटी हुई है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा। मल्टी मतलब 2, मल्टी यहाँ पर खेल है 2 का, 2 थ्रेड तो कम से कम होगी। तो बच्चों क्वाड कोर ऑक्टा कोर की तरह काम करने लग जाता है। क्लियर बच्चों? अब तक मैंने पूरा समझा दिया। अब चलते हैं सीपीयू वर्किंग कैसे करता है। क्लियर? हाँ जी, कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। कमेंट भर भर के नहीं आते बच्चों, कमेंट बहुत कम आते हैं। पता ही नहीं चलता तुम्हारे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या पूछना चाहते हो पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है प्रोसेसर बनाने की? इंटेल। ठीक है, एएमडी भी है, लेकिन एएमडी इतनी इतनी फेमस नहीं है बच्चों। इंटेल, आप सबने इंटेल का नाम सुना होगा। ठीक है, हाँ जी चले आगे। अब बात ये उठती है कि सर सीपीयू और जीपीयू ये क्या होते हैं? तो सीपीयू तो मैंने आपको समझा दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आ जाइए जीपीयू। बच्चों क्लियर? जीपीयू होती है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बच्चों, पहले तो सीपीयू आते थे, लेकिन जैसे जैसे ग्राफिक्स की डिमांड बढ़ती गई तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आने लग गई। बच्चों क्लियर? क्लियर? करे स्टार्ट। देखिए पहले क्या आते थे? सीपीयू, लेकिन आजकल सीपीयू तो आता ही है, सीपीयू के साथ क्या और आता है? जीपीयू आता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। मोबाइल प्रोसेसर में बस सीपीयू जीपीयू बता रहा हूं मैं, 10 मिनट में सब कुछ आ जाएगा। क्लियर? बता रहा हूं है ना, सब बता रहा हूं। उसमें भी बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं, अलग अलग कंपनी, क्योंकि प्रोसेसर बनाने वाली एक दो कंपनी नहीं है, प्रोसेसर बनाने वाली लगभग 15 से 20 कंपनियां काम कर रही है। अब मान लीजिए कोई एलजी का मोबाइल है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता हो किसका प्रोसेसर यूज करें। क्लियर बच्चों? अधिकतर अगर आपने मदरबोर्ड देखे होंगे तो मदरबोर्ड पे जो प्रोसेसर लगे होते हैं, जो मदरबोर्ड पे जो प्रोसेसर लगे होते हैं इंटेल के लगे होते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप अपने मोबाइल में कौन सा प्रोसेसर यूज करते हो। ये तो जिसने कंपनी बनाई है, जिसने कंपनी डेवलप किया है, उसके मैनेजमेंट का काम है, अपना काम नहीं है कि सर उस मोबाइल में कौन सा। ऐसे कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि अपन ने सारे मोबाइल नहीं देखे दुनिया के। ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी प्रोसेसर कंपनी है। पर्टिकुलर किसी मोबाइल के प्रोसेसर का नाम कैसे बता सकते हो? ठीक है, करें स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, सीपीयू जीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू तो सबको पता है कि आपके हर एक कंप्यूटर के अंदर होता है, हर एक लैपटॉप के अंदर होता है। कंप्यूटर को डेस्कटॉप कहते हैं। क्यों कहते हैं डेस्कटॉप? क्योंकि वो टेबल पे रखा होता है, डेस्क का मतलब टेबल होता है। लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि लैप का मतलब गोद होती है, गोद मतलब समझ में आ गया होगा, अपन गोद में लेके बैठते हैं। बच्चों क्लियर? इसलिए उसको लैपटॉप कहते हैं। एक डेस्कटॉप, एक लैपटॉप। अगर तुमने उनमें देखा होगा तो उन सबके अंदर सीपीयू जरूर होता है। लेकिन बच्चों आजकल सीपीयू की एक खासियत ये है कि ये सीरियल प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? सीरियल प्रोसेसिंग करता है। सीरियल प्रोसेसिंग करता है। सीरियल प्रोसेसिंग करता है। नॉर्मल सीपीयू सीरियल प्रोसेसिंग करता है। बच्चों क्लियर? फिर इसमें कोर आ गए। कोर आ गए तो एक जॉब इसको, एक जॉब इसको, तो पैरेलल प्रोसेसिंग होने लग गई। फिर क्वाड कोर आ गए तो एक इसको, एक इसको, एक इसको, इसको, तो 4 प्रोसेसिंग एक साथ हो रही है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये सीरियल प्रोसेसिंग करता है। अब बच्चों कॉमन सी बात है, अगर तुम सीपीयू के थ्रू
अगर आपने ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाया, ग्राफिक्स कार्ड बच्चों इसको बोलते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब सुनना बच्चों, मान लीजिए आपने ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया। आजकल मोबाइल बच्चे क्यों लेते हैं कि अच्छा वीडियो गेम खेल सके, पबजी आ रहा है, पबजी खेल सके, और भी बहुत सारे गेम है, वो उसमें देखिए हाई ग्राफिक्स होती है। अगर तुम नॉर्मल मोबाइल से खेलने लगोगे वो, तो आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल में तो सीपीयू है। सीपीयू काम तो करेगा, उस मोबाइल उस गेम को एग्जीक्यूट भी करेगा और बच्चों गेम भी चलेगा, लेकिन जिस क्वालिटी में वो चाहिए, जिस स्पीड में वो चाहिए, जिस रंग बिरंगी हालत में वो चाहिए, वैसा कुछ नहीं होगा। डल स्क्रीन दिखेगी, डल कलर दिखेंगे, स्पीड बहुत कम दिखेगी, हैंग होता हुआ दिखेगा। इन सब से छुटकारा पाने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यूज करते हैं। आजकल हर मोबाइल के अंदर जो भी अच्छी रेंज के मोबाइल है, जो 10,000 से ऊपर है, उनमें सीपीयू और जीपीयू दोनों आते हैं। आपने सुना होगा कि आपके कंप्यूटर में सर ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है क्या? अरे ग्राफिक्स कार्ड क्यों लगाते हैं? अपन को पता है कोरल ड्रॉ की फाइल बनानी है, अच्छा और अच्छी डिजाइन करनी है, 3D इमेज बनानी है, वीडियो गेम खेलने हैं, तो फिर ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। क्योंकि सीपीयू की तो मैंने प्रॉब्लम बता दी, वो तो हैंग होगा बच्चों। बच्चों क्लियर? ये भी प्रोसेसिंग यूनिट है, ये भी प्रोसेसिंग यूनिट है। ये तो होता ही है, ये लगाना पड़ रहा है। समझो बच्चों, अंतर समझो। ये तो होता ही है, ये तो गाने भी सुनाता है, ये तो ताश भी खिलाता है, ये तो प्रोसेसिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करता है, ये तो फाइलें भी बनाता है, ये एक्सेल वर्ड पावर जो भी है ये सारा काम करता है। लेकिन ये क्या करता है, ये ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करता है। बहुत बड़ी एक्सेल फाइल है, तो फिर ये यूज आने लग जाता है। बच्चों समझने की कोशिश करो, वीडियो गेम है तो बच्चों इससे तो खेला जा ही सकता है, ये कम मना करता है, लेकिन हैंग होता है। और बच्चों इसके लिए अपन इसको यूज करते हैं, इसमें सीरियल प्रोसेसिंग होती है और इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग होने की वजह से ये क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है। बच्चों ये सारा काम करता है, बच्चों ये सारा काम करता है, मतलब जनरल पर्पज के लिए होता है। ये जनरल पर्पज के लिए होता है, ये जनरल पर्पज के लिए होता है बच्चों, ये स्पेशल पर्पज के लिए होता है। स्पेशल पर्पज समझ में आ गया होगा, केवल ग्राफिक्स के लिए होता है, ये स्पेशल पर्पज के लिए होता है बच्चों। जिसको अपन आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स कार्ड। वो ग्राफिक्स कार्ड जीपीयू होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अच्छा बच्चों एक बात और बताइए, इन दोनों में और क्या अंतर है? स्पीड किसकी फास्ट है? इसकी स्पीड फास्ट होती है, इसकी स्पीड स्लो होती है। क्यों? क्योंकि सीरियली काम करता है, एक आएगा तब दूसरा बच्चों, फिर दूसरा, क्योंकि सीरियल 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। वो अलग मैटर है कि क्वाड कोर 4 प्रोसेसिंग एक साथ लेता है, ड्यूल कोर 2 प्रोसेसिंग एक साथ लेता है। तुमने तुम्हारे मोबाइल में देखा होगा, एक गेम चल रहा है, मान लो, सुनो, एक गेम चल रहा है, एक गेम चल रहा है और एक आपको ब्राउजिंग करनी है, तो अपन क्या करते हैं, उसको क्लिक करके स्क्रीन को 2 भाग में बांट लेते हैं, इसका मतलब ड्यूल कोर है। कोई 4 भागों में बांट लेता है, इसका मतलब क्वाड कोर है। बच्चों क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश करो। आपके मोबाइल पे बहुत सारे लोग 2 काम एक साथ कर लेते हैं। 2 काम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो ड्यूल कोर है बच्चों। लेकिन जिसमें सिंगल कोर है, एक काम चल रहा है तो उसको बंद करना पड़ता है, तब दूसरा काम चलता है, क्योंकि वो सिंगल कोर है। मैं जो कह रहा हूं वो समझ पा रहे हो क्या? जो मैं कह रहा हूं समझ पा रहे हो क्या? मैंने जो वर्ड बोला वो क्लियर है क्या? मैंने जो लास्ट वर्ड बोले वो क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? तो कॉमन सी बात है, ये सीरियल प्रोसेसिंग, ये स्लो, इसके बिना कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर में कोई गेम खेलने के लिए थोड़ी लेते हैं बच्चों, कंप्यूटर सभी के लिए। तो सीपीयू तो जनरल पर्पज में काम आ रहा है और ये स्पेशल पर्पज या ग्राफिक्स में काम आ रहा है बच्चों। क्लियर? अच्छा, इसके लिए मेमोरी ज्यादा चाहिए, सबको पता है, इसके लिए मेमोरी ज्यादा चाहिए। मेमोरी ज्यादा चाहिए क्यों? क्योंकि सबको पता है डेटा आएगा, डेटा को लेगा, सब कुछ लेगा, डेटा रजिस्टर में जाएंगे, मेमोरी ज्यादा चाहिए, मेमोरी ज्यादा चाहिए। इसके लिए मेमोरी कम चाहिए। मेमोरी क्या चाहिए? कम चाहिए। मेमोरी कम चाहिए मतलब लो चाहिए, कम चाहिए। क्लियर बच्चों? कम चाहिए, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, मेमोरी कम चाहिए। बिल्कुल क्लियर, अंतर पता चल गया होगा। ये सीरियल प्रोसेसिंग, वो पैरेलल प्रोसेसिंग, ये स्लो होता है, वो फास्ट होता है। इसमें मेमोरी कम चाहिए, उसमें मेमोरी ज्यादा चाहिए। ये सभी काम करने के काम आता है, ये केवल ग्राफिक्स के काम करने के काम आता है बच्चों। क्लियर? क्लियर है अंतर? अब देखिए मैंने एक डायग्राम भी लिया है, अगर वो आपके समझ में आ जाए तो देखिए। ये तो कल बता ही दिए थे मैंने। ये है बच्चों जीपीयू, देखिए आप बच्चों, ये हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसके ऊपर भी फैन होता है, समझ जाइए।
क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है जीपीयू की। ग्राफिक्स, जो अपन को एनिमेशन दिखता है, एनिमेशन, ग्राफिक्स, वीडियो गेम, अगर ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो। आपके कंप्यूटर में अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो इन सब चीजों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चों क्लियर? वो ये वही जीपीयू है क्या? क्लियर है क्या? जीपीयू, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर खरीद लेते हैं और उसमें बाद में ग्राफिक्स कार्ड जोड़ते हैं। तो और आजकल में तो क्या हो रहा है, ग्राफिक्स कार्ड इन बिल्ड आ रहा है, ग्राफिक्स कार्ड इन बिल्ड आ रहा है। बच्चों क्लियर? जीपीयू इन बिल्ड आ रहा है। देखो अभी मैंने बताया था इंटेल, अब ये पता चल गया कि ये इंटेल का है, कोर है, कोर है, इसका मतलब कुछ नहीं लिखा तो ड्यूल कोर है, ये भी कोर है, ड्यूल कोर है, लेकिन ये i5 नाम है, ये i7 नाम है, इसका मतलब इससे नेक्स्ट जनरेशन का है ये। इसका कोई सी भी जनरेशन ले लो उससे अच्छा ये होगा ही। बच्चों क्लियर? ऐसे लिखा हुआ आता है, पहचानिए इनको। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो ये कोर है और ये क्वाड है, कोर टू क्वाड। बच्चों क्लियर? इसका मतलब समझ में आ गया होगा, कोर टू क्वाड, मतलब क्वाड में भी दो क्वाड है। बच्चों क्लियर? यानी ये ओक्टा की तरह काम करने लग गया। वापस समझ लो, ये क्वाड है, ये क्लियर हो गया। और ये टू ये जो बताता है ये मल्टी थ्रेड बताता है, मल्टी थ्रेड बताता है। बच्चों क्लियर? तो क्वाड के अंदर भी थ्रेड है, क्वाड के अंदर भी थ्रेड है, यानी ओक्टा कोर हो गया। क्या हो गया बच्चों? ओक्टा कोर। समझ में आया क्या? ये वापस सुन लो, ये क्वाड बना, क्वाड का मतलब ये बन गया। बच्चों क्लियर? ये तो क्या एक्सटर्नल डिवीजन है, एक जॉब इधर, एक जॉब इधर, एक जॉब इधर, एक जॉब इधर, चार जॉब। अब इसके अंदर भी इनको थ्रेड में बांट दिया गया। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। जब जरूरत पड़े तो पूरा काम, जरूरत नहीं पड़े तो इतना काम। सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, ये पेंटियम पहले के थे ही बच्चों, समझ में आ ही गया होगा, इनको सिंगल कोर कहते हैं। बच्चों क्लियर? अच्छा, ये सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल थ्रेड प्रोसेस क्या होता है और मल्टी थ्रेड प्रोसेस क्या होता है? बच्चों क्लियर? मल्टी थ्रेड में क्या होता है, एक ही कोर के अंदर, एक ही कोर के अंदर तीन जॉब जा रही है। ये लीजिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर। और इसमें क्या होता है, एक कोर के अंदर, एक कोर के अंदर केवल एक ही जॉब जाएगी। बच्चों क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इनके डायग्राम से आपके सामने आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आ गए। अब तक जो मैंने बताया वो क्लियर है क्या? स्पीड किसकी फास्ट होती है? हाँ जी, स्पीड किसकी फास्ट होती है? जीपीयू की। जीपीयू क्या करता है? पैरेलल प्रोसेसिंग। सीपीयू क्या करता है? सीरियल प्रोसेसिंग। स्पीड स्लो होती है, मेमोरी ज्यादा चाहिए, मेमोरी ज्यादा चाहिए। और ये जनरल पर्पज के काम आता है, इसके बिना कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये आपको सबको पता है, ग्राफिक्स, 3D इन्हीं से रिलेटेड कोई काम हो तो यूज कीजिए, नहीं तो इसको रहने दीजिए। बच्चों क्लियर? ये पूरी कंसेप्ट समझा दिया मैंने। अब कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ जी बच्चों। जीपीयू की साइड 1 GB से कितना भी ले लो आप। क्लियर बच्चों? जैसे मेमोरी की साइज होती है बच्चों, क्लियर, वैसे ही जीपीयू की साइज होती है। सेम होता है, जैसे प्रोसेसर होता है वैसा ही वो होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए बनाया गया है, ग्राफिक्स के लिए बनाया गया है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबके? अब चलते हैं सीपीयू की वर्किंग, वर्किंग ऑफ सीपीयू। सीपीयू काम कैसे करता है, सीपीयू काम कैसे करता है, वर्किंग कैसी होती है सीपीयू की? तो देखिए बच्चों, एक मिनट सुनो। ये सीपीयू होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं? तो सीपीयू के पार्ट होते हैं, एक सीयू होता है, एक क्या होता है, एएलयू होता है। बच्चों क्लियर? एएलयू के अंदर क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल सर्किट होते हैं। सीयू क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग का काम करता है, ये कल मैंने बता दिया था। ये कंट्रोल करता है, इस सर्किट को कंट्रोल करता है। एएलयू वर्क परफॉर्म करता है, और यहाँ पर कुछ रजिस्टर होते हैं। अब बच्चों ये जो रजिस्टर होते हैं ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं, और सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर होते हैं ये पूरा सीपीयू है बच्चों। क्या है ये? पूरा सीपीयू। कई बार ऑप्शन में ये दे देता है सीयू और एएलयू मिलकर सीपीयू, बिल्कुल सही है। और तीनों ऑप्शन है तो यहाँ रजिस्टर भी होते हैं। अब रजिस्टर भी बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक जनरल पर्पज होता है, एक जनरल पर्पज होता है। क्या वर्ड बोला मैंने? एक जनरल पर्पज होता है, और एक क्या होता है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर होते हैं। स्पेशल पर्पज रजिस्टर होते हैं, स्पेशल पर्पज रजिस्टर होते हैं।
बच्चों क्लियर? इन दोनों को अपन क्या कहते हैं? इनको रजिस्टर कहते हैं। जानता कोई दिक्कत हो तो बोलिए। बच्चों क्लियर? वापस सुन लीजिए। सीपीयू, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एक सीयू होता है, एक एलयू होता है और एक रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर 2 तरीके के होते हैं, एक जनरल पर्पज और एक स्पेशल पर्पज। अब बच्चों कॉमन सी बात है, सीपीयू। अब कोई ये कहता है कि सर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है या 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, क्या होते हैं ये भी बता दीजिए आप, है ना? तो बच्चों अभी जो माइक्रो प्रोसेसर चल रहे हैं वो 64 बिट के चल रहे हैं या 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चल रहे हैं। ये सब कुछ आपको समझाया जाएगा, लेकिन पहले यहाँ पर आ जाइए। सीयू का काम क्या है? तो जान पहचान कराना, कोडिंग डिकोडिंग करना, कोडिंग डिकोडिंग करना, मेन चीज ये है कोडिंग डिकोडिंग करना। अब कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन को पहचानना, इंस्ट्रक्शन का मीनिंग निकालना। वापस सुन लीजिए, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? इंस्ट्रक्शन का मीनिंग निकालना। बच्चों क्लियर? इंस्ट्रक्शन का मीनिंग निकालना ये किसका काम है? सीयू। सीयू की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू में कंट्रोल नहीं होता, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बच्चों क्लियर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है कंट्रोल यूनिट। और एएलयू, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। बच्चों क्लियर? अब यहाँ पर आइए, कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है वो सबसे पहले सीयू के पास जाता है। अब सीयू देख लेता है कि उसमें कोई कैलकुलेशन है क्या, तो वो एएलयू के पास भेज देता है और उसके डेटा को रजिस्टर के पास भेज देता है। बच्चों क्लियर? हाँ, अगर कोई पूछे कि अर्थमेटिकल लॉजिकल वर्क कौन करता है तो एएलयू देना, और कोई ये कहे कि आप किसी इंस्ट्रक्शन को पहचानता कौन है तो सीयू कहना, और कोई ये कहे इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग कौन कराता है तो फिर आंसर सीपीयू देना। क्यों? क्योंकि तीनों मिलकर ही ये इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग में काम आते हैं। बच्चों क्लियर? अब यहाँ पर आइए आप, जनरल पर्पज रजिस्टर में एक होता है एक्यूमुलेटर, एक होता है बीसी रजिस्टर, एक होता है डीई रजिस्टर और एक होता है एचएल रजिस्टर। बच्चों क्लियर? एचएल रजिस्टर याद रखना, ए एक्यूमुलेटर होता है, बीसी, डीई और एचएल। बच्चों क्लियर? समझने की कोशिश करना। और चलिए मैं इसको ऐसे बना देता हूं, बिल्कुल कंसेप्चुअल बनना। बच्चों पहचानना, ये एक्यूमुलेटर है, ये बीसी, ये डीई, ये एचएल। अब सबको पता है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर आया था। 8085 माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ये 8 बिट क्या होता है? तो ये 8 बिट का मतलब इसके एक्यूमुलेटर की साइज 8 बिट है। ये 8 बिट का है, 8 8 8 8 8 8। लेकिन बच्चों ये 8 बिट भी काम आ जाता है और पेयर के रूप में भी काम आ जाते हैं। याद रखना, ये पेयर भी बन जाता है, बीसी का पेयर भी बन जाता है, डीई का पेयर भी बन जाता है, एचएल का पेयर भी बन जाता है। इंडिविजुअल भी काम आ सकते हैं। डी का पेयर ई के साथ नहीं बनता, याद रखना, बी का सी के साथ बनता है, डी का ई के साथ, एच का एल के साथ। एक्यूमुलेटर 8 बिट का होता है तो इसको 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जैसा एग्जांपल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये 8 बिट का क्या मतलब होता है तो सुनिए, कोई डेटा होता है तो एक साथ केवल 8 बिट ही एक साथ, देखिए एक लाइन पे एक साथ 1 बिट जाती है, 8 लाइन होती है, 8 लाइन होती है, एक साथ 8 बिट जा सकती है। बच्चों क्लियर? एक कमरे के 8 गेट है, 8 गेट है, एक साथ कितने लोग आ सकते हैं? 8। अगर 16 गेट होते तो एक साथ 16 बिट आ सकती है। बच्चों क्लियर? इसका मतलब यहाँ पर जो डेटा है वो 8 बिट का आ सकता है। ये पुराने सीपीयू है जिनको बोलते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर। या फिर ये बोल दो 404004, बच्चों 8008, बच्चों 8080, ये सारे माइक्रो प्रोसेसर शुरू के ये कितने बिट माइक्रो प्रोसेसर थे बच्चों? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे। 8085 पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, दिमाग में रखिए ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसका मतलब एक्यूमुलेटर की साइज 8 बिट की होती है। या जो बस जुड़ी होती है, बस बच्चों डेटा को लाने ले जाने के लिए बस लगी होती है, वो बस कितनी साइज की है बच्चों? वो 8 लाइन की बस है, 8 लाइन बस है, 8 लाइन बस है। समझ में आ गया होगा? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब 8 बिट एक साथ जाती है। एक्यूमुलेटर की साइज 8 बिट होती है, 8 बस के अंदर ही 8 लाइन होती है। ये सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों मान लो कोई डेटा आया 3+5 कल बताया था, तो बच्चों ये सीयू के पास गया, सीयू ने 3 के पास भेजा। अब ये एक्यूमुलेटर यहाँ पर डालता है, एक्यूमुलेटर, ये एक्यूमुलेटर जो सीयू एएलयू है वो एक्यूमुलेटर से जुड़े होते हैं, इनसे नहीं जुड़े होते। जनरल पर्पज रजिस्टर का वो रजिस्टर जो सीयू एएलयू से जुड़ा रहता है या सीयू एएलयू डेटा ट्रांसफर करता है, उसका नाम एक्यूमुलेटर है। और एक्यूमुलेटर इन सबसे जुड़ा रहता है, इन सबसे जुड़ा रहता है। बच्चों एक्यूमुलेटर के पास डेटा आया, एक्यूमुलेटर ने इसमें डाल दिया 3। बच्चों एक्यूमुलेटर के पास डेटा आया, एक्यूमुलेटर में ने इसमें डाल दिया कितना? 5। मेरे हिसाब से समझ जाइए ये प्रोसेसिंग कैसे करता है, ये प्रोसेसिंग कैसे करता है। अब बच्चों सीयू ने देखा कि प्लस ऑपरेशन है बच्चों, तो इसको ऑर्डर दे देता है एडर को तैयार कर दे। ये क्या करता है? एएलयू एक्यूमुलेटर को ऑर्डर देगा कि 3 को भेजो, 3 आ गया, 5 को भेजो,
5 आ गया आंसर, 8 आ गया, वापस एक्यूमुलेटर में भेज देता है। बच्चों क्लियर? ये एक्यूमुलेटर याद रखना, इसका इनका काम है एक्यूमुलेटर तक भेजना, इनका काम है एक्यूमुलेटर को ऑर्डर देना। ये सब एक्यूमुलेटर से जुड़े रहते हैं, इनसे नहीं जुड़े रहते। ये जनरल पर्पज रजिस्टर है, इनसे नहीं जुड़े रहते। माइक्रो प्रोसेसर अगर 8 बिट का है तो ये 8 बिट के ही है, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। लेकिन कोई एड्रेस आ जाए तो 16 बिट होता है, तो वो पेयर में डालता है, इस पूरे पेयर में डालता है। ये पेयर की तरह भी काम कर जाता है और ये इंडिविजुअल भी काम कर जाता है। 16 बिट आ गया तो दोनों को जोड़ के काम करेगा। पहले ये 8 बिट इसमें डालेगा, फिर अगली 8 बिट इसमें डालेगा। पूरा एड्रेस 16 बिट का है तो 16 बिट भी काम कर जाता है, 8 बिट पे भी काम कर जाता है। दोनों एक्यूमुलेटर से जुड़े रहते हैं। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो ये 8 बिट का होगा, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो ये 8 बिट का होगा, और 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो ये 16 बिट का होगा, और ये 16-16 32 का होगा, ये 16-16 32 का होगा, ये 16-16 32 का होगा। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक इनमें से रजिस्टर का जोड़ा कौन सा नहीं है, एफ वाला नहीं है, ध्यान रखना। बी का ए अलग है, बी और सी का पेयर है, डी और ई का पेयर है, एफ गायब करना। एफ जी नहीं होता, एच एल होता है, डायरेक्ट एच एल होता है। एफ जी पेयर नहीं होता, डायरेक्ट एच एल होता है। बच्चों क्लियर? क्लियर है यहां तक? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये 8 आया, वो वापस एक्यूमुलेटर में जाएगा, और एक्यूमुलेटर अगर मान लो इसके आगे भी कोई ऑपरेशन है, 3 + 5 और डिवाइड बाई 2, तो बच्चों यहां से जो आंसर आया वो 8 आया, वो 8 इसमें बफर में डाल देगा। बफर यहाँ एक रजिस्टर होता है जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, वहां से क्या आ जाएगा, 8 आ गया। अब बच्चों इसे 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो फिर ALU यहां से 8 लेगा। बच्चों यहां से 8 लेगा, 2 मान लो यहां डाल रखा है, यहां से 2 लेगा, 8 डिवाइड बाई 2 आंसर 4 आएगा, 4 एक्यूमुलेटर में डालेगा। और बच्चों अगर कोई ऑपरेशन नहीं है तो बच्चों यहाँ पर 4 डालने के बाद ये एक कॉपी इसको भी भेज देता है, और सीयू के पास 4 आ गया, और 4 वापस प्राइमरी में गया और वहां से आउटपुट में चला जाता है। इस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग होती है। ये जनरल पर्पज रजिस्टर है, ये जनरल पर्पज रजिस्टर है। ये यहाँ पर आता है, ये कोडिंग करता है, पहचानता है, ये ऑपरेशन करता है, ये टेम्परेरी स्टोरेज करता है। रजिस्टर टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरी। बच्चों जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन यहां से यहां गया, देखो 3 और 5 यहाँ आया था, जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर आंसर आया, बफर में जाते ये सब खत्म हो जाता है। बच्चों ये रहेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट होगा, ये ले लिया जाएगा, फिर ये भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इनको टेम्परेरी स्टोरेज कहते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज कहते हैं, गेस्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखना, डेटा आया, एग्जीक्यूट हुआ, आंसर निकला, यहाँ से मेमोरी में से खत्म, और जैसे ये यहाँ पहुंचता है ये सब खत्म हो जाते हैं, ये सारे के सारे डेटा खत्म हो जाते हैं। टेम्परेरी स्टोरेज है, जब तक प्रोसेसिंग होती है तब तक ही ये स्टोर रखता है, जब तक प्रोसेसिंग होती है तब तक ही स्टोर रखता है। सबसे ज्यादा स्पीड रजिस्टर की होती है, प्राइमरी मेमोरी से भी ज्यादा स्पीड होती है। याद रखना, प्राइमरी मेमोरी से भी ज्यादा स्पीड किसकी होती है? रजिस्टर। रजिस्टर 2 तरीके के होते हैं, जनरल पर्पज मैंने समझा दिया, जो कोई भी डेटा आता है उसको होल्ड करता है और वापस यहाँ पर पहुंचा देता है। डेटा को होल्ड करने का जो काम कर रहा है वो जनरल पर्पज है। अब कल अपन पढ़ेंगे कि स्पेशल पर्पज रजिस्टर कौन कौन से हैं। बच्चों क्लियर? एक स्पेशल पर्पज मैंने बता दिया, उसका नाम क्या है? बफर। उसका नाम क्या है बच्चों? बफर। क्लियर? आज अर्पित हटना, कोई भी डाउट हो तो बताइए। यहां तक क्लियर है? एक्यूमुलेटर की साइज के ऊपर टिका हुआ है। 8085 8 बिट का इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्यूमुलेटर 8 बिट का है। अगर ये 16 बिट का होता तो ये 8086 हो जाता। 8086 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। क्लियर कर लीजिए। वर्किंग कैसे चल रही है, क्या पढ़ा रहा हूं, सीपीयू वर्क कैसे करता है। क्लियर बच्चों? सीपीयू वर्क कैसे करता है, कोई डाउट है क्या? पूरा समझाने की कोशिश की, सीपीयू वर्क कैसे करता है। जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर की स्पीड फास्ट होती है, किसका जोड़ा नहीं बनता है। ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है? एक्यूमुलेटर रहता है। बी का सी के साथ ही बनता है, डी का ई के साथ ही बनता है, एच का एल के साथ ही पेयर बनता है। 8-8 बिट के भी हो सकते हैं, 8085 होगा या उससे पहले के होंगे तो सब 8 बिट के होंगे, 8085 के बाद के जितने भी होंगे वो 16 बिट के होंगे। 8086 16 बिट का है क्योंकि एक्यूमुलेटर की साइज 16 बिट है, क्योंकि बस के अंदर लाइनें 16 है। बच्चों क्लियर? क्लियर है? पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा? ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो गायब हो गए, 10-11 बच्चे लाइव आए थे आधे निकल गए। टफ लग रहा है क्या? अब इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों।
चलो कर लेते हैं बच्चों, ठीक।